बच्चों, पेज नंबर 19 तक उस दिन हम पढ़ चुके थे, कल हम पढ़ चुके थे। तो आज हम पढ़ेंगे पेज नंबर 20 से। तो जहाँ तक हमने पढ़ा उसमें बताया गया दादी माँ ने चोर को किस तरह से उसका हृदय परिवर्तन कर दिया और उसको चोरी का जैसा काम छुड़वा कर, क्योंकि वो एक नामी चोर था, और उसका काम छुड़वा कर अपनी बातों से और उस चोर को हृदय परिवर्तन करके उसको एक अच्छा किसान बना दिया। तो उन्होंने इस तरह का एक अच्छा काम किया। और उसके बाद हम पढ़ते हैं 15 अगस्त 1947 को जब देश को आज़ादी मिली, या कहना चाहिए जब आज़ादी पाने का जश्न मनाया गया, तो दुर्योग से मैं बीमार थी। तो लेखिका कहती है कि जब 15 अगस्त 1947 को जब हमारे देश को आज़ादी मिली, उस टाइम जब आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा था, तब कहती है लेखिका कि एक बुरा दुर्योग का अवसर, दुर्योग का मीनिंग है बुरा अवसर, कि ऐसा अवसर था कि उस टाइम पे मैं बीमार थी। उन दिनों टाइफाइड खासा जानलेवा रोग माना जाता था। उस टाइम, आजकल तो टाइफाइड कोई ऐसी बड़ी बीमारी नहीं है, लेकिन उस समय टाइफाइड को एक जानलेवा बीमारी माना जाता था कि उसमें रोगी की जान भी जा सकती थी। इसलिए मेरे तमाम रोने धोने के बावजूद डॉक्टर ने मुझे इंडिया गेट जाकर जश्न में शिरकत करने की इजाज़त नहीं दी। तो डॉक्टर ने उनको वहाँ जाकर ये जश्न मनाने की इजाज़त नहीं दी। उन्होंने उनको वहाँ जाने की परमिशन नहीं दी, क्योंकि ऐसी बीमारी में अगर वो बाहर जाएंगी तो वह अपनी जो स्थिति है और भी ज़्यादा बदल सकती है, वो और ज़्यादा बीमार हो सकती हैं। क्योंकि डॉक्टर अपने नाना के परम मित्र, उनसे ज़्यादा नाना थे, इसलिए हमारे पिताजी जो बात बात पर सत्ताधारियों को लड़ते भिड़ते फिरते थे, चुप्पी साध गए। जो डॉक्टर थे वो उनके नाना के बहुत अच्छे दोस्त थे, तो वो डॉक्टर से ज़्यादा नाना थे हमारे, और वो हमारे पिताजी को बात बात पर सत्ताधारियों से भिड़ते फिरते रहते थे, चुप्पी साध गए। मैं बददस्तूर रोती कलपती रही। एक छोटा बच्चा जिस तरह से किसी छोटी सी मनपसंद की चीज खो जाने से या कोई अच्छा खिलौना टूट जाने से जिस प्रकार से रोना बिलखना शुरू कर देता है, वही हालत मेरी हो गई उस समय। क्या कोई बच्चा इकलौती गुड़िया के टूट जाने पर रोया होगा? मेरी उम्र तब 9 वर्ष की थी। इतनी छोटी नहीं कि गुड़िया से बहलती, और इतनी बड़ी नहीं थी कि डॉक्टर तर्क समझती, कि मैं इतनी छोटी भी नहीं थी कि कोई मुझे गुड़िया से बहला ले, और मैं इतनी बड़ी भी नहीं थी कि डॉक्टरों की विचारधारा को मैं समझ पाऊं। तंग आकर पिताजी ने मुझे ब्रदर्स कारामजो उपन्यास पकड़ा दिया। यानी कि पिताजी ने मुझे ब्रदर्स कारामजो एक उपन्यास है वह दे दिया, क्योंकि वह किताब पढ़ने की शौकीन थी। किताबी पढ़ने का मुझे मिराक था। किताब पढ़ने का तो उसे मानसिक बीमारी की तरह था। जब कुछ देर बाद मैंने देखा कि पिताजी को छोड़कर घर के बाकी सब प्राणी पलायन कर चुके थे, और पिताजी दूसरे कमरे में बैठे अपनी किताब पढ़ रहे थे, तो रोना धोना छोड़कर मैंने भी किताब खोल ली। तो उसको बाद में पता चलता है कि पिताजी ने मुझे तो किताब एक दी थी, और वह भी उसको छोड़कर दूसरे कमरे में जाकर बैठ जाते हैं पिताजी, और बाकी घर के सभी सदस्य पलायन करना मीन्स वहां से जा चुके थे, और वह दूसरे कमरे में पिताजी दूसरे कमरे में बैठकर पढ़ रहे थे। तो फिर लेखिका कहती है कि मैंने भी अपना रोना धोना छोड़कर और अपनी किताब पढ़नी शुरू कर दी। एक बार शुरू कर लेने पर उसने मुझे इतनी मोहलत नहीं दी कि दोबारा रोना शुरू करूं या कोई और काम पकड़ूं, कि उन्होंने मतलब किताब को शुरू करने के बाद मुझे इतना समय नहीं दिया कि मैं और कुछ काम करूं, क्योंकि उसको पढ़ने में इतना इंटरेस्ट आ गया कि वह उसका पढ़ना उसने छोड़ा ही नहीं, वह उसको पढ़ती रही। तब मेरी समझ में नहीं आया, किताब इतनी समझ में आई वह अब तक नहीं जानती,
क्योंकि उसके बाद इतनी बार पढ़ी कि सारे पाठ आपस में गड़बड़ हो गए, यानी कि सब कुछ मिक्सअप हो गया। कितना पहली बार में पल्ले पड़ा, कितना बाद में कहना मुश्किल है, पर कितना इतना विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि उसका एक अध्याय जो बच्चों पर होने वाले अनाचार अत्याचार पर था, मुझे पहली बार में ही लगभग कंठस्थ हो गया। उम्र के हर पड़ाव पर वह मेरे साथ रहा और मेरे लेखन में एक महत्वपूर्ण भाग को प्रभावित करता रहा। यानी कि उसका वह पाठ उसको इतना मतलब हमेशा याद रहता था और उसको हर एज में वह उसके काम आया और वह उससे बहुत प्रभावित हुई। जैसे जादू का कालीन मेरा नाटक नहीं, वह 3 किलो की छोरी जैसी कहानियां, वह कट गुलाब उपन्यास के कई अंश। इस तरह ये उनकी पुस्तकों के नाम हैं। तो माँ जी की मन्नत का असर रहा होगा कि मैं ही नहीं, मेरी चारों बहनें भी लड़की होने के नाते किसी हीन भावना का शिकार नहीं हुई। वो कहती कि माँ जी की प्रार्थना के कारण ही ऐसा हुआ होगा कि मैंने ही कभी हीन भावना नहीं, मेरी और 4 जो बहनें थी उन्होंने भी कभी हीन भावना, उनके अंदर भी इस तरह की हीन भावना कभी नहीं आई कि हम लड़कियां हैं। नानी माँ और परदादी की परंपरा बरकरार रहती हुई लीक पर चलने से भी इनकार किए रही। तो उनकी जो परंपराएं थी, उनका ये भी नहीं था कि कोई जो रास्ते चल रहा है उसी पर, हमें सबको अपना अधिकार था कि हम अपने आप से अपनी मर्जी से हम कुछ भी कर सकते हैं सही कार्य के लिए। पहली लड़की जिसके लिए मन्नत मांगी गई थी वह मैं नहीं, मेरी बड़ी बहन मंजुल भगत थी। वह लेखिका कहते हैं कि वो लेखिका से पहले नंबर की लड़की थी। घर का नाम था रानी, बाहर का नाम मंजुल। उन्होंने 2 नाम रखे। पहला घर का नाम घर में रानी कहकर बुलाते थे और बाहर जो स्कूल में और ऑफिशियल जो नाम होता है वो मंजुल के नाम से था। लेखिका अवतार हुआ मंजुल भगत, क्योंकि लिखना शादी के बाद शुरू किया और अपना नाम बदलकर पति का ग्रहण करने में कोई हीन भावना आड़े नहीं आई, इसलिए पैदाइशी जैन नाम छोड़ भगत बनी। दूसरे नंबर पर मैं थी। घर का नाम उमा, बाहर का नाम मृदुला। मैंने भी शादी के बाद लिखना शुरू किया, सो बतौर लेखिका नाम चला मृदुला गर्ग। मुझे याद है जब हमने लिखना शुरू किया उससे पहले कुछ नारीवाद का चलन हुआ था। शादी के बाद नाम न बदलने का रिवाज उसी ने चलाया था। मन्नू भंडारी का हवाला देकर हमसे पूछा भी जाता था कि आप लोग इतनी पोंगापंथी घरघुसू क्यों हो, नाम क्यों बदला। उन्होंने इस तरह से कहा भी कि तुमने नाम क्यों बदला। हमारे पास इसका कोई ढंग का जवाब नहीं था कि हमने नाम बदला, इसका हमारे पास कोई ऐसा रीजन नहीं था कि जो कुछ बहुत ये है, लेकिन बस इच्छा हुई और हमने बदल लिया। पर नाम बदलने से अपने व्यक्तित्व का कोई नुकसान होते मैंने नहीं देखा कि नाम बदलने से कुछ मेरे व्यक्तित्व पर यानी कि मेरी उसके ऊपर पर्सनालिटी के ऊपर मेरा कोई नुकसान हुआ, ऐसा मुझे कोई ठेस नहीं पहुंची। पूछने को तो पिताजी से लोग यह भी पूछते थे कि 5 बेटियों से आपका मन नहीं भरा जो आपने हर बेटी को के 2-2 नाम रख छोड़े हैं। मुझे छोटी बहन का घर का नाम है गोरी, मुझसे छोटी बहन का घर का नाम है गोरी और बाहर का नाम चित्रा, पर वह नहीं लिखती। उसका कहना है वह इसलिए नहीं लिखती क्योंकि घर में कोई पढ़ने वाला भी तो चाहिए। खैर, उसके बाद जब 4थी 5वीं बेटियां पैदा हुई तो पिताजी ने इतनी बात जमाने की सुनी कि उनका एक नाम ही रखा। उन्होंने 3 बेटियों के उन्होंने 2-2 नाम रखे क्योंकि उनको लड़कियां अच्छी लगती थी और वह घर प्यार से कुछ और नाम बुलाते और बाहर ऑफिशियल नाम कुछ और रखा उन्होंने। लेकिन समाज में लोग ऐसे बोलते थे तो उन्होंने जो लास्ट सबसे छोटी 2 लड़कियां थी उनके नाम उन्होंने एक ही रखा, रेनू और अचला। 5 बहनों के बाद एक भाई हुआ राजीव। मजे की बात यह है कि बीच की 2 बहनें ही लेखन से बची रही। अचला और राजीव फिर उसमें जा फंसे कि अचला और राजीव ने फिर से लेखन का कार्य शुरू कर दिया, यानी कि 2 बीच वाली बहनों ने लेखन का कार्य नहीं किया। अचला मुझसे 8 साल छोटी है और वक्त के बदलाव की लाज रखते हुए अंग्रेजी में लिखती है।
वह पहले हिंदी में लिखते थे, लेकिन वह समय बदलता गया और उन्होंने अपना जो लेखन कार्य था वो अंग्रेजी में शुरू कर दिया। पर राजीव फिर हिंदी के हवाले, और लेकिन राजीव ने फिर भी हिंदी ही लिखी। हम 4 लिखते हैं और तमाम खानदान हमें पढ़ता है। मेरी ससुराल में मुझे कोई नहीं पढ़ता। इस तथ्य को हजम करने में मुझे काफी वक्त लगा। फिर उसके फायदे भी नजर आने लगे। कम से कम घर के भीतर तो मुझे हिंदी आलोचना बुद्धि से 2-4 नहीं होना पड़ता था। खैर, मैं अपनी नहीं, अब उन देवियों की बात कहना चाहती हूँ जो परदादी की मन्नत के नतीजतन धरती पर आई और लेखक नहीं बनी। जो बनी उन्हें सांस लेने की जरूरत कुछ ज्यादा है। समझ में आता है, जैसा मेरे पिताजी ने एक बार मंजुल से कहा था, कोई दम नहीं घुटता, सांस लेने की जरूरत ही ज्यादा है। पर यहाँ तो हम शेर तो गैर लेखिका बहने सवा शेर। चौथे नंबर वाली रेणु का आलम यह था कि गर्मी की दोपहरी में स्कूल से वापसी पर जब गाड़ी उसे और उससे छोटी बहन अचला को बस अड्डे से लेने आती तो रेणु उसमें बैठने से इनकार कर देती। उसका कहना था कि यूं थोड़ा सा रास्ता गाड़ी में बैठकर तय करना सामंतशाही का प्रतीक था। इसमें बताया गया है कि 4 बहनें लिखती थी, 2 नहीं लिखती थी, एक भाई लिखता था। तो वो कहती है कि वो जो नहीं लिखती थी वो बोलती थी कि हम इसलिए नहीं लिखते क्योंकि घर में कोई पढ़ता नहीं है, और तो हमें पहले तो ये बात समझ में नहीं आई थी। फिर बाद में समझ आया कि चलो अच्छी बात है, नहीं पढ़ते तो अच्छी बात है, क्योंकि घर में बाहर तो हैं ही आलोचना करने वाले, बुराई करने वाले, घर में भी ऐसे ही टांग खींचने वाले और हो जाएंगे। और फिर उसके बाद आती है कि उनकी जो बहनें हैं चौथे नंबर पे, जो रेणु और तो वो बस अचला और वो रेणु जब जाती हैं, स्कूल जाती हैं, तो जब वो दोपहर के समय जब वापस आती हैं तो उस टाइम अचला तो है वो जो गाड़ी भेजी जाती थी उनके लिए, तो गाड़ी में बैठ के आती है, लेकिन रेणु जो है वो दोपहर के समय गाड़ी में बैठने से मना कर देती है और वो गाड़ी में बैठकर नहीं आती। वो आती है पसीने में तरबतर होकर आती है। तो माँ को तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कुछ भी करें, उनकी जो मर्जी है करें, लेकिन पिताजी को बड़ा दुख होता था कि पसीने देख के अपनी बेटी को कि इतना लाड़ प्यार में इनको रखा जा रहा है, सारे जो हैं रईसी ठाट बाट इनको दिए जा रहे हैं, तो ये क्यों नहीं उसका फायदा उठा रही हैं। लेकिन वो नहीं सुनती और वो अपनी जिद पर अड़ जाती है और वो पैदल ही चलकर आती है। और रसोइयों को खाना खिलाकर जल्दी फारिग करने की लाचारी का भी। माँ तो सब चीज़ों से उदासीन रहती थी, पर पिता काफ़ी कुटते भूनते जब देखते कि अचला गाड़ी में बैठी चली आ रही है और रेणु पीछे पीछे पसीने में तरबतर खरामा यानी कि धीरे धीरे चली आ रही है। बचपन में एक बार चुनौती दिए जाने पर उसने जनरल थिमिया को पत्र लिखकर उनका चित्र मंगवा लिया था, और जो एक मोटरसाइकिल सवार जवान आकर उसके हाथ में दे गया था, पड़ोस में उसका रुतबा काफी बढ़ गया था। गाड़ी में बैठने के साथ उससे इम्तिहान देने से भी परहेज था। वह इम्तिहान देकर भी खुश, गाड़ी में नहीं बैठती थी, उसकी मर्जी थी और उसको कोई मना नहीं सकता था क्योंकि वो अपनी जिद पे अड़ी हुई थी। तो इसी तरह से उसने इम्तिहान देने के लिए भी मना कर दिया। स्कूल तो जैसे तैसे पास कर लिया। जब बीए का इम्तिहान देने की बारी आई उसकी, तो अपनी जिद पर अड़ गई और उसे सभी ने पहले मुझे समझाओ कि बीए करना क्यों जरूरी है, तब मैं इम्तिहान दूंगी। अगर मुझे यकीन आ गया कि हाँ कोई फायदा है, वरना नहीं। हमने तरह तरह के तर्क दिए, माँ ने कहा पिताजी से पूछो, मतलब सबने उसको, घर के जो भी सदस्य हैं उन सभी ने उसको समझाया। उसने कहा कि मुझे पहले ये बताओ कि बीए करने से क्या फ़ायदा मिलेगा, तो मुझे अगर कुछ आप लोग समझा पाओगे और मेरे दिमाग में आएगी कि बीए करने से मुझे ये फ़ायदा मिलेगा तो मैं इम्तिहान दे दूंगी, नहीं तो नहीं। तो सबने समझाया लेकिन उसने किसी की बात नहीं सुनी। पिताजी ने कहा नौकरी कर पाओगी, शादी कर पाओगी, लोग इज्जत से देखेंगे वगैरह वगैरह। पिताजी ने सब सारी बातें उनको समझाई। कोई तर्क विश्वसनीय नहीं लगा और न रेणु को न खुद उन्हें। आखिर उन्होंने उसी कुतर्क का सहारा लिया जो युगों से माँ बाप के काम आता रहा।
कहा बीए करो क्योंकि मैं कह रहा हूँ करो। तो उन्होंने सारी बातें समझाई लेकिन नहीं समझ में आई। तो फिर उन्होंने कहा कि जो रेनू है उनके पिताजी ने कहा कि मैं कह रहा हूँ तुम्हें करनी पड़ेगी, करोगे तुम। रेनू ने बीए कर लिया तो सिर्फ पिताजी की खुशी के लिए, यानी पास होने लायक नंबर लाकर। सच बोलने में वह माँ से भी 2 कदम आगे थी, बहुत सच बोलती थी। गनीमत यह है कि आधा समय उसके सच सुनकर लोग सोचते हैं वह मजाक कर रही होगी, इसलिए बिना मेहनत वह लोगों को हंसाए रख लेती है। आज भी उसे कोई इत्र भेंट करता है तो वह कहती है नहीं चाहिए, मैं तो नहाती हूँ। मतलब कोई भी उसको इत्र एक सुगंधित पदार्थ है, तो वह उसको कोई भेंट गिफ्ट देता तो वह मना कर देती, कहती मैं नहाती हूँ, मुझे इत्र की जरूरत नहीं है। तीसरे नंबर पर चित्रा, वह कॉलेज पढ़ने तो जाती थी पर खुद पढ़ने से ज्यादा दिलचस्पी औरों को पढ़ाने में रखती थी। जो तीसरे नंबर की जो बहन थी चित्रा, वो अपने आप कम पढ़ती थी लेकिन वो दूसरों को पढ़ाने में लगी रहती थी, इसलिए इम्तिहान में उसके अंक कम और उसकी शागिर्दों से ज्यादा आते थे। शागिर्दों का अर्थ है कि उसके शिष्य जो उसके चेले हैं जिन्हें वो पढ़ाती थी उनके ज्यादा अंक आ जाते थे। पर यह कहाँ पर अपने यहाँ सब चलता था। उसकी शादी का वक्त आया तो उसे एक नज़र में एक लड़का पसंद आ गया करके ऐलान ऐसा कर दिया कि शादी करेगी तो उसी से, और उसको पसंद आ गया तो उसने बोल दिया कि मुझे इसी से शादी करनी है। मुश्किल यह थी कि हमारे माँ बाप ही नहीं, खुद लड़का भी उसके निर्णय से वाकिफ नहीं था। वाकिफ का अर्थ है परिचित, तो लड़का भी खुद परिचित नहीं था, पर उसका कहना था ये वह जो सोच लेती है करके रहती है। तो उसकी शादी उसी लड़के से हुई, कोई मुश्किल पेश नहीं आई। आती क्यों? उसने कहा मैंने पहली मुलाकात में ही उसे बतला दिया था कि मैं जो सोच लेती हूँ होकर रहता है। तो उसने बात आगे खींची ही नहीं, पहली बार में ही हथियार डाल दिए। हम में सबसे छोटी बहन अचला काफी दिनों तक कुछ कम खिसकी मालूम पड़ती रही। पिताजी का कहना मानकर पहले अर्थशास्त्र किया, फिर पत्रकारिता में दाखिला लिया, ढंग से पढ़ाई की, पास हुई। फिर पिताजी की पसंद से ही शादी भी कर ली, पर उसके आगे लीक पर नहीं चल पाई। घर बार में मन ज्यादा रुचा नहीं और मंजुल और मेरी तरह उम्र के 30 वर्ष पार करते ही लिखने का रोग लगा लिया। फिर वह बाद में उसने सब कुछ अपनी पढ़ाई की। सबसे छोटी अचला थी, उसने सब पढ़ाई की। पिता के कहने पर उसने अर्थशास्त्र पढ़ा, पत्रकारिता में दाखिला ले लिया, सब कुछ कार्य उसने पिता के कहने से किए। पिता के कहने से उसने शादी की, लेकिन फिर वह आगे उस लेख पर नहीं चल पाई और उसने बाद में फिर यही लिखने का काम उसने भी शुरू कर दिया। एक बार हम में एक सी रही, एक बात हम सारी बहनों में एक जैसी रही। घर बार तो परंपरागत तरीके से हमने भले न चलाया हो, उसे तोड़ा भी नहीं। शादी एक बार ही की, उसे कायम रखा। शादी तलाक के कगार पर खड़ी चली तो हो, पर कगार तोड़ डूबी नहीं। मतलब चाहे तलाक तक पहुंच गए लेकिन तलाक नहीं लिया। शायद इसीलिए कि जैसा मैंने पहले अपने उपन्यास में लिख डाला था, हम सभी विश्वास करती रही होंगी कि मर्द बदलने से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। घर के भीतर रहते हुए भी अपनी मर्जी से जी लो तो काफी है। तो उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है कि हम मर्द के रहने का ढंग और उन सबको बदलें या कुछ करें, लेकिन हम अपने घर में आजादी से रहें, यही हम सब कुछ कार्य अपनी मर्जी से करें। शादी के बाद मैं बिहार के एक छोटे से कस्बे डालमिया नगर में रही, जहां मर्द औरतें चाहे पति पत्नी क्यों न हो, पिक्चर देखने भी जाते तो अलग अलग दड़बों में बैठते। ऐसा वहां होगा, सभी लोग ऐसा करते होंगे। मैं दिल्ली से कॉलेज की नौकरी छोड़कर वहां पहुंची थी और नाटकों में अभिनय करने की शौकीन रही थी। मैंने उनके चलन से हार नहीं मानी। साल भर के भीतर उन्हीं शादीशुदा औरतों को पराये मर्दों के साथ नाटक करने के लिए मना लिया। अगले 4 साल बाद हमने कई नाटक किए। अकाल राहत कोष के लिए उन्हीं के माध्यम से पैसा भी इकट्ठा किया। मतलब जैसे अकाल पड़ जाता है, सूखा या अधिक बाढ़ आ जाती है, तो ऐसी स्थिति में वह लोग नाटक करते और उनसे पैसा कमाते, जोड़ते और उनको राहत
कोष में, यानी कि जो लोग दुखी होते थे उनको दे देते थे वह पैसा। वहां से निकली तो कर्नाटक के और भी छोटे कस्बे बागलकोट में पहुंच गई। तब तक मेरे 2 बच्चे हो चुके थे जो कॉलेज जाने लायक उम्र पर पहुंच रहे थे, पर वहां कोई ढंग का स्कूल नहीं था। लोगों की राय पर मैंने पास के कैथोलिक बिशप से दरखास्त की कि उनका मिशन वहां के सीमेंट कारखाने की आर्थिक मदद से हमारे कस्बे में एक प्राइमरी स्कूल खोल दे। तो उन्होंने जो क्रिश्चियन जो बिशप हैं वहां के, तो उन्होंने उनसे अपनी प्रार्थना की कि वहां की आर्थिक सीमेंट के कारखाने की तरफ से वो थोड़ी आर्थिक सहायता लें, मतलब पैसे से संबंधित सहायता लें और एक वहां पर प्राइमरी स्कूल खोल दें। पहले उन्होंने कहा चूंकि उस प्रदेश में क्रिश्चियन जनसंख्या कम थी, इसलिए वे वहां स्कूल खोलने में असमर्थ थे। मैंने गैर क्रिश्चियन बच्चों को भी शिक्षा पाने के लायक सिद्ध करते हुए अपना इसरार जारी किया। तो उन्होंने, वहां पे क्रिश्चियन बच्चे कम थे तो क्रिश्चियन लोग स्कूल नहीं खोलते थे, ताकि उनको लगता था क्या पता दूसरे बच्चे स्कूल में आए या ना आए, तो आसपास इतने बच्चे पढ़ने वाले नहीं थे। लेकिन उन्होंने शिक्षा प्राप्त करने के लिए बहुत से बच्चों को तैयार किया और उनको पढ़ाई के बारे में ये सब बातें बताई। इसरार का अर्थ है आग्रह करना। तब उन्होंने कहा हम कोशिश कर सकते हैं बशर्ते आप हमें यकीन दिलाएं कि वह स्कूल अगले 100 वर्षों तक चलता रहे। तो वो कहते हैं कि हाँ, हम कोशिश करेंगे कि स्कूल खोल दिया जाए, लेकिन वह स्कूल ऐसा नहीं कि 2 साल चलने के बाद वह स्कूल बंद हो जाए। तो वह स्कूल लगातार 100 वर्षों तक चलना चाहिए। मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा स्कूल की छोड़िए, किसी के भी बारे में यकीन नहीं दिलाया जा सकता कि वह अगले 100 वर्ष तक चलेगा। वे भी गुस्सा खा गए, बोले खुदा का लाख शुक्र बच्चों के न पढ़ पाने की समस्या आपकी है, मेरी नहीं। तो वह कहती है कि ये, उसको भी गुस्सा आ जाता है कि इतने आगे 100 साल की बात अभी से हम कैसे कर सकते हैं, और वो जो खोलने के लिए तैयार होते हैं उनको भी गुस्सा आ जाता है कि अगली मतलब इतने दिन के पहले की बात वो कैसे पूछ रहे हैं। बात कड़वी थी पर 100% सच थी। सच के आगे सिर झुकाने की हमारी बचपन की आदत थी। सो मैंने तय किया कि मैं खुद अंग्रेजी, हिंदी, कन्नड़ 3 भाषाएं पढ़ाने वाला प्राइमरी स्कूल वहां खोलूंगी और कर्नाटक सरकार से उसे मान्यता भी दिलाऊंगी। वहां के अनेक मेहनती और खिसके लोगों की मदद से यह व्रत पूरा हुआ। मेरे बच्चे तथा अन्य अफसरों के बच्चे उसी स्कूल में पढ़े। बाद में अलग अलग शहरों के अलग अलग ख्यात स्कूलों में दाखिला भी पा गए। तो मतलब उसने सोच लिया कि मेरे को स्कूल खोलना है। उसने ऐसा ठान लिया और ठानने के बाद उसने स्कूल खोला और उस स्कूल को मान्यता भी दिलवाई और उसमें अच्छे बड़े अफसरों के बच्चे और उनके खुद के बच्चे वहीं पढ़े और फिर उनको अच्छे जो प्रसिद्ध जो अच्छे बड़े स्कूल होते थे उनमें वहां से पढ़े हुए बच्चों का दाखिला आसानी से हो जाता था। ऐसे अनेक मौके आए जब मैंने अपनी जिद्दीपन से के नमूने पेश किए, पर सबसे ज्यादा उसने मंच पाया मेरे लेखन में, जो शुरू से अब तक लीक से खिसका, अपनी राह खुद तलाशता रहा। पर सब कुछ कर लेने पर भी मैं अपनी छोटी बहन रेणु के मुकाबिल नहीं पहुंच सकती थी। 1950 के अंतिम दौर में एक रात दिल्ली में एक साथ 9 इंच बारिश हो गई। दिल्ली की खासियत यह थी कि थोड़ा पानी बरसते ही वहां के नाले पर नालों में बाढ़ आ जाती थी। पुलों के नीचे पानी भर जाता था और तमाम यातायात ठप हो जाता था। ऐसी तो दिल्ली की स्थिति पहले भी थी और आज भी है। थोड़ा सा पानी भरते ही वहां सड़कों पर पानी जमा हो जाता है। तो वो कहती है कि मैं रेणु की मुकाबिल नहीं पहुंच सकती। इस कायमती बारिश के बाद तो सरकारी दफ्तरों के पहले तल्लों से फाइलें पानी में तैर आई। अगली सुबह किसी तरह का कोई वाहन सड़क पर नहीं निकला था। जाहिर है कि रेणु के स्कूल की बस भी उसे लेने नहीं आई। रेणु ने कहा कोई बात नहीं, मैं पैदल चली जाऊंगी। सबने समझाया स्कूल बंद होगा, मत जाओ। उसने कहा आपको कैसे पता इस बात का? माकूल जवाब किसी के पास नहीं था। हमारे यहाँ फोन जरूर लगा हुआ था।
स्कूल में भी रहा होगा, पर बारिश के चलते वह ठप पड़ा हुआ था। माकुल का अर्थ है अच्छा। तो इस सवाल का अच्छा जवाब किसी के पास नहीं था। हमारे यहाँ फ़ोन जरूर था, स्कूल में भी रहा होगा, बारिश के चलते पर ठप हो गया होगा, क्योंकि बारिश के मौसम में ऐसी सेवाएं बंद हो जाती हैं। तो रेनू अकेली पैदल स्कूल जल्दी। गनीमत यह थी कि बारिश एक मुश्त बरस लेने के बाद थम गई थी। सड़कों पर पानी था और बरस नहीं रहा था। तो रेनू 2 मील पैदल चलकर स्कूल पहुंची। जहां हमने कहा था वह बंद था। चौकीदार रेनू को देख दंग रह गया, पर रेनू को कोई मलाल नहीं हुआ कि मैं बारिश में 2 किलोमीटर चल के आई हूँ और स्कूल बंद है। तो उसको बिल्कुल भी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि मेरा आना बेकार हुआ। वह वापस 2 मील चलकर घर पहुंची। सबने कहा हमने पहले ही कहा था। उसने कहा स्कूल बंद था तो मैं वापस आ गई। इसमें आपको कहना कहाँ से आ गया? सोचती हूँ कैसे रोमांच का अनुभव हुआ होगा उसे उस दिन। जगह जगह पानी से लब करते सुनसान जगह में निचाट अकेले अपनी धुन में। लबालब का अर्थ है पूरी तरह से भरा हुआ। तो निचाट का अर्थ है बिल्कुल सूने में, और धुन मीन्स लगन, अपनी लगन से। वह उसको कैसा लगा होगा, वो सोच रहे थे सभी कि उसको कैसा लगा होगा सुनसान जगह में और भरे हुए पानी में जाकर मंजिल की तरफ चले जाना। सच अकेलेपन का मजा ही कुछ और है। और वह कहती है कि सच में अकेलेपन में ऐसे जाना आना और अकेलेपन में अपने मन की इच्छाओं के अनुकूल रहना कितना अच्छा लगता है। इस बात का तो कुछ मजा ही अलग है। तो यहाँ हमारा पाठ है जो समाप्त हुआ। अब हम अगली कक्षा में इस पाठ के प्रश्न उत्तर करेंगे।